बढ़ते खबरों में आगे बात अब करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 3 बजे अपनी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रहे हैं और माना जा रहा है कि इस फेरबदल के जरिए बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी का बड़ा संदेश देगी। कैबिनेट विस्तार में कई नए चेहरों को मौका मिलेगा, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। सबसे ज्यादा चर्चा समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए मनोज पांडे के नाम की है। मनोज पांडे को मंत्री बनाकर बीजेपी विपक्ष को राजनीतिक संदेश देना चाहती है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने के लिए भूपेंद्र चौधरी और कृष्णा पासवान जैसे नेताओं के नाम भी चर्चा में। और बताया जा रहा है कि नए मंत्रिमंडल में सामाजिक संतुलन का खास ध्यान रखा गया है। संभावित सूची में 1 ब्राह्मण, 3 ओबीसी और 2 दलित चेहरों को जगह मिल सकती है। बीजेपी इस कदम के जरिए अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश में है। इससे पहले आपको बता दें कि शनिवार को सीएम योगी राजभवन पहुंचे थे, जहां उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से करीब 45 मिनट तक मुलाकात की और माना जा रहा है कि इसी दौरान नए मंत्रियों की अंतिम सूची राज्यपाल को सौंपी गई। फिलहाल यूपी सरकार में मुख्यमंत्री समेत कुल 54 मंत्री हैं। योगी सरकार 2.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 5 मार्च 2024 को हुआ था। अब दूसरा विस्तार सीधे 2027 के चुनावी समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। और इस बीच कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, योगी कैबिनेट के संभावित मंत्री कौन कौन से हैं, किन किन के नाम सामने निकल कर आ रहे हैं, ये भी आपको बताते हैं। तो देखिए, भूपेंद्र चौधरी, इसके अलावा मनोज पांडे, सुरेंद्र दिलेर, कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, इसके अलावा हंसराज विश्वकर्मा। तो ये नाम संभावित मंत्री योगी कैबिनेट के जो सामने निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए, आपको बताते हैं कि किन किन सामाजिक समीकरण पर फोकस इस दौरान किया गया है। जाट ओबीसी विश्वकर्मा, ब्राह्मण वाल्मीकि, इसके अलावा पासी लोधी। तो इन तमाम सामाजिक समीकरण पर फोकस किया गया है और यही वजह है ये जो नाम है उनको यहां पर रखा गया है जो सामने निकल कर आए हैं। अब देखिए, क्या इससे राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, ये भी आपको बताते हैं। इसका मकसद क्या है? तो देखिए, 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में यूपी सरकार जो है वो जुट चुकी है और यही वजह है कि अब जो ये विस्तार है वो किया जा रहा है। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद नया सोशल बैलेंस जो है वो यहां पर बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि 2027 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बड़ी जीत जो है वो यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी सरकार, योगी सरकार को मिल सके। तो वहीं देखिए, योगी मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो जल्द होने जा रहा है। आज योगी सरकार में 6 मंत्रियों के पद जो है वो खाली हैं। आपको बता दें, कैबिनेट में 60 मंत्री हो सकते हैं। योगी सरकार में अभी जो है वो 54 मंत्री हैं। राजीव ओझा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुट चुके हैं। सीधा रुख राजीव जी का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आ पा रहा है। सबसे पहले तो जानकारी राजीव जी दीजिएगा, आज आप कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है क्योंकि कई नाम है जो सामने निकल कर आ रहे हैं। क्या मैसेज देने की कोशिश, क्या 2027 के चुनाव की तैयारी से कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए, चूंकि ये चुनाव से ठीक पहले हो रहा है और सरकार चुनावी मोड में आ चुकी है, पार्टी भी चुनावी मोड में आ चुकी है। आज 3 बजे जो राजभवन है, जिसे अब जनभवन कहा जाता है, वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है। इसकी औपचारिक सूचना वहाँ से आ चुकी है। मंत्रिमंडल में कुल 6 जगह खाली है। पहले संभावना जताई जा रही थी कि शायद 3 और चेहरे भी शामिल किए जाएंगे, इसके लिए 3 लोगों को हटाना पड़ेगा, लेकिन इसका एक संदेश गलत जा सकता था। विपक्ष हमलावर हो सकता था कि 3 चेहरे हटाए जा रहे हैं, यानी वो खराब था उनका परफॉर्मेंस। तो चुनाव से पहले सरकार ऐसा संदेश शायद नहीं देना चाहती है, इसीलिए फेरबदल में सिर्फ 6 चेहरों को ही लेने की कोशिश हो रही है, ताकि जो संख्या है 60 की वो पूरी हो सके। उन 6 में पूरा सामाजिक समीकरण देखा जा रहा है 2027 को लेकर खासकर। जैसा अभी आपने बताया कि जिन जिन चेहरों का चयन किया गया है, यानी जिनके नाम अभी संभावित हैं, वैसे भारतीय जनता पार्टी के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि आप कोई चीज़ दावे से नहीं कर सकते हैं, अंतिम तौर पर कभी भी कोई चीज़ अटकलबाजी गलत साबित हो सकती है। लेकिन जो संभावना है, जो आकलन है अभी तक विशेषज्ञों का राजनीतिक, उनको ये आधार पर ये नाम संभावित हैं।
निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का सरकार में आना बिल्कुल तय है। वो चूंकि अध्यक्ष थे, इससे पहले वो सरकार में ही थे, उन्हें सरकार से लाकर संगठन में जिम्मेदारी दी गई थी, तो फिर से उनकी गवर्नमेंट सरकार में वापसी होगी। वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और जाट बिरादरी से आते हैं, मुरादाबाद के रहने वाले हैं। इसी तरह जो एक नाम सुरेंद्र सिंह दिलेर का है, वो अलीगढ़ की खैर सीट से आते हैं, दलित चेहरा हैं वो भी, और उनके पारिवारिक बैकग्राउंड उनका रहा, उनके पिता सांसद रहे हैं, तो अलीगढ़ में उनकी मजबूत पैठ मानी जाती है। चूंकि महिलाओं का मुद्दा चल रहा है, तो इस मंत्रिमंडल विस्तार में 2 महिलाओं का चेहरा निश्चित रूप से होगा, जिसमें एक पूजा पाल का नाम भी आप जोड़ लीजिए। पूजा पाल संभावित हैं, वो कौशाम्बी की चायल सीट से विधायक हैं और सपा छोड़ करके आई हैं। एक बड़ा नाम है और उनके नाम से सपा को दिक्कत होती है, तो उनके आने की संभावना भी है। इसी तरह कृष्णा पासवान है, जो दलित हैं, पासवान बिरादरी से आती हैं और वो वहाँ से फतेहपुर से आती हैं, फतेहपुर जिले की उनकी विधानसभा सीट आती है, उनका भी नाम है। 2 सीट महिलाओं को निश्चित रूप से दी जाएगी। ऐसे ही नाम और आ रहे हैं। मनोज पांडे सपा छोड़ करके आए थे, सपा में वो सचेतक थे समाजवादी पार्टी के, तो उन लोकसभा चुनाव में उन्होंने मतदान किया भाजपा के पक्ष में। उनसे एक कमिटमेंट भी था, ऐसा माना जा रहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का एक कमिटमेंट था उनके साथ कि हम उन्हें मंत्रिमंडल में जगह देंगे। वरिष्ठ नेता रहे हैं, कई बार के विधायक हैं, तो उन्हें भी मंत्रिमंडल दिया जाए। वो एकमात्र ब्राह्मण चेहरा होंगे जो मंत्रिमंडल में आएंगे नए चेहरे के रूप में। इसी तरह जो भी नाम है वो काफ़ी सोच समझ के तय किए गए हैं। हंसराज विश्वकर्मा हैं वाराणसी से, और इससे पहले वाराणसी के जिलाध्यक्ष थे, और माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर ही उन्हें एमएलसी बनाया गया था और अब उन्हें मंत्रिमंडल में भी लाया जा रहा है। और विश्वकर्मा समाज से आते हैं, तो पिछड़े में जो पीडीए में पिछड़ा था समाजवादी पार्टी का, उसमें घुसपैठ की पूरी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि हम उसमें अपनी पैठ मजबूत कर लें, जो 27 में हमें पूरा चुनावी लाभ दे सके। जी बिल्कुल, यानी कि राजीव, कहा जा सकता है कि पिछड़ा दलित स्वर्ण जो ये पुराना फॉर्मूला था, बीजेपी 2027 के चुनाव में इसको नए सिरे से धार देने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए हमारे पीछे जो नमिसारण गेस्ट हाउस दिख रहा होगा, यहीं पर विधायकों का काफ़ी आना जाना है। सुबह से प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जो केंद्र के मंत्री भी हैं, यहीं पर रुकते हैं वो, और बहुत से विधायक उनसे सुबह से मिलने यहाँ आ रहे हैं। और वो विधायक भी आ रहे हैं जिन्हें हो सकता है आमंत्रण मिला हो मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण के लिए, वो भी अपना आभार जताने के लिए हो सकता है यहाँ पर पहुँच रहे हों। तो बड़ी संख्या में यहाँ विधायकों की गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये समीकरण साधने की ही कोशिश है पूरी तौर पर 2027 को लेकर के। देखिए, ब्राह्मण पार्टी के पहले से प्राथमिकता में रहा है, और भी चेहरे पढ़ ली से उप मुख्यमंत्री केशव ब्रजे पाठक हैं ब्राह्मण चेहरे के रूप में, लेकिन मनोज पांडे को भी लाए जाने की पूरी संभावना है। इसी तरह से बाकी महिला और पिछड़ा, ये 2 बड़ा संदेश इसके जरिए होगा जो 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद होगा, और उसकी पूरी कोशिश होगी। और जो प्रदेश कमेटी इसके बाद आने वाली है, 12 या 13 मई को भाजपा की प्रदेश कमेटी आएगी, यानी जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपनी कमेटी घोषित करेंगे। उसमें भी यही समीकरण ध्यान रखा जाएगा। 33% महिलाओं को जगह दी जा सकती है, और ओबीसी जो पीडीए समीकरण है उसके आधार पर ओबीसी चेहरों को ज़्यादा प्राथमिकता इसमें भी दी जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन अब राजीव ये भी बताइएगा, क्योंकि जब हम मनोज पांडे और इसी के साथ ही पूजा पाल की बात करते हैं, इनको कैबिनेट में जगह देना, क्योंकि सपा को छोड़कर ये बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या संदेश देने की कोशिश, खासकर कि अगर हम विपक्ष की बात करें, उन चेहरों की बात करें जो पार्टी छोड़कर बागी हो जाते हैं और दूसरी पार्टी में आ जाते हैं, क्या इनसे संदेश देने की कोशिश? जी देखिए, पूजा पाल का मामला थोड़ा एक तरह का है। उनके पति की हत्या हुई थी और अतीक अहमद के लोग उसमें शामिल थे। अतीक अहमद की जब हत्या हुई, मतलब जब उनकी हत्या हुई और कस्टडी में पुलिस की, और तो समाजवादी पार्टी के साथ उनका एक मतभेद लगातार बढ़ता गया, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सराहना की इस बात के लिए, मुख्यमंत्री के पद व्यक्तिगत रूप से मिलकर के आभार जताया, और लगातार भाजपा के पक्ष में बोल रही थी जो समाजवादी पार्टी को असहज कर रहा था। इस पूरे प्रकरण से तो अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। इस तरह से वो पार्टी से के दायरे से मुक्त हो गई और फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया एक तरह से। इसी तरह मनोज पांडे जो सचेतक थे विधानसभा में समाजवादी पार्टी के, इससे पहले मंत्री भी रहे थे, और उन्होंने राज्यसभा में जब क्रॉस वोटिंग की, भाजपा के पक्ष में मतदान किया, तो बाद में उन्होंने भी पार्टी से निकाल दिया, तो वो भी एक तरह से पार्टी के दायरे से मुक्त हो गए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो एक कमिटमेंट था उनके साथ। ये माना जा रहा है कि जो लोग भी मतदान किए थे राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग सपा की ओर से, मनोज पांडे ने उन्हें कन्विंस करने में बड़ी भूमिका निभाई थी, और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वो संपर्क में थे, और उनके प्रयासों से वो इन्होंने पार्टी की मदद की थी। अब उन्हें उपकृत करने की तैयारी है, और चूँकि वो रायबरेली से आते हैं और राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं, तो राहुल गांधी को घेरने के लिए मनोज पांडे को मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि रायबरेली में ब्राह्मण बहुतायत में हैं। अगर मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी में हैं, अगर सरकार मंत्री बनते हैं, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी की चुनौती इससे बढ़ेगी। जी ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा।